नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या भीमा कोरेगांव केस में कंप्यूटर में फर्जी सबूत डालकर लोगों को फंसाया गया है? इस पर वॉशिंगटन पोस्ट की खबर और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जवाब की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले संदर्भों को समझना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि आपका फोन सिर्फ आपका नहीं है। अपने ही फोन के भीतर लोग पलायन कर रहे हैं, एक ऐप से दूसरे ऐप की ओर, कि कोई उनकी बातचीत ना पढ़े और ना सुन ले। कभी व्हाट्सएप में रहते हैं तो कभी वहां से भागकर सिग्नल पर जाते हैं। इसी तरह बैंक के खाते में भी सेंधमारी पहले से आसान हुई है। हाल ही में बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की विकास निधि से किसी ने चेक का डुप्लीकेट बनाकर 89 लाख रुपए निकाल लिए। आम लोगों के साथ ऐसा रोज होता है। आए दिन आप सुनते रहते हैं कि ईमेल हैक हो गया। बहुत आसानी से आपके ईमेल में कोई प्रवेश कर सकता है, उस ईमेल से कुछ भी निकाल सकता है और आपके सिस्टम में प्लांट कर सकता है। ऐसा ही भीमा कोरेगांव केस में रोना विल्सन के मामले में किए जाने का दावा किया गया है। जिस सिम ईमेल में आप इतना भरोसा करते हैं, वही ईमेल आपको आतंकवादी बना सकता है। वैसे इसके लिए जरूरी नहीं कि सबूत हो ही, आपका सरकार की नीतियों का विरोधी होना भी काफी हो सकता है। अब आप इन दो खबरों की हेडलाइन देखिए, दोनों में यही है कि अवैध रूप से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए लगा दिया गया। अवैध रूप से एनएसए लगाने के कारण यूपी के कफील 7 महीना 10 दिन जेल में रहे और असम के अखिल गोगोई भी 2009 के एक मामले में अवैध रूप से एनएसए के मामले का सामना कर रहे हैं। कफील खान के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट और अखिल गोगोई के मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा है कि इन पर अवैध रूप से एनएसए लगा है। अखिल गोगोई 12 दिसंबर 2019 से जेल में हैं। नागरिकता कानून के विरोध में हुई हिंसा भड़काने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अखिल को जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने कहा कि अभी इस स्तर पर जमानत नहीं दे सकते हैं। क्या सरकार की नीति का विरोध करने पर किसी के खिलाफ अवैध रूप से एनएसए लगाया जा सकता है? क्या अवैध रूप से एनएसए लगाने के लिए अधिकारी पर कुछ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप एक दर्शक और नागरिक के रूप में क्या यही चाहते हैं कि कोई किसी पर अवैध रूप से एनएसए लगाकर चलता बने और वो महीनों जेल में सड़ जाए? किसी पर फर्जी धाराएं लगाकर महीनों जेल में बंद कर देना भारतीय पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था का अभिन्न अंग हो चुका है। जो लोग समझते हैं कि उनके साथ नहीं होगा, दरअसल उन्हीं के साथ या उन्हीं जैसों के साथ हो जाता है, ताकि लोग इसके डर से जिंदा लाश बने घूमते रहे। आजकल पुलिस की धाराएं लगाने के बाद मीडिया में प्रोपेगेंडा का खेल होता है। अदालत के फैसले से पहले फैसला सुना दिया जाता है गोदी मीडिया में। पिछले 3 साल में 5,992 लोगों पर यूएपीए लगा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल या जुड़े रहने की धारा है। हम नहीं जानते कि इनमें से कितने ऐसे हैं जो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते रहे हैं। सरकार को यह बताना चाहिए। 10 फरवरी को राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि 2016 से 19 के बीच यूएपीए के तहत जितने भी मामले दर्ज हुए हैं, उनमें मात्र 2.2% में सजा हुई है। 2016 से 2019 के बीच यूएपीए के तहत 5,922 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनमें से 132 को ही सजा मिली है। सिर्फ 2% को सजा हुई है। इस जवाब से यह साफ नहीं होता कि कितने मामलों में लोग बरी हुए हैं, पर सोचिए, इतने साल में केवल 2% केस में सजा हुई है। दिल्ली में दंगा भड़काने के आरोप में गुलफिशा फातिमा, नताशा नरवाल, देवांगना कालिता, मीरन हैदर, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा, खालिद सैफी पर यूएपीए की धाराएं लगा दी गई हैं। नताशा नरवाल और देवांगना कालिता महीनों से जेल में बंद हैं। उमर खालिद भी 100 से अधिक दिनों से जेल में बंद है। क्या कुछ खास लोगों को निशाना बनाने या लंबे समय तक जेल में रखने के लिए यूएपीए का इस्तेमाल हो रहा है? इसी तरह टाडा का भी इस्तेमाल हुआ था, जब बेगुनाह लोगों को आतंकवाद के आरोप में वर्षों जेल में ठूस दिया जाता था। उसी टाडा के बाद यूएपीए लाया गया। हमने पहले भी देखा है कि आतंकवाद के नाम पर फर्जी केस बनाए गए और किसी किसी को 10 से लेकर 20 साल तक जेल में बंद कर दिया गया। पूरी जिंदगी बर्बाद हुई। सुप्रीम कोर्ट से ऐसे मामलों में कई लोग बरी भी हुए।
अब गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि 2016 से 2019 के बीच जितने मामलों में यूएपीए लगाए गए हैं उनमें से मात्र 2.2% केस में सजा हुई है। कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई, सिद्धार्थ वरदराजन, पत्रकार मृणाल पांडे, जफर आगा, परेशनाथ, अनंतनाथ और विनोद के जोश के खिलाफ कई राज्यों में राजद्रोह की धाराओं से लेकर अनेक धाराएं लगा दी गई हैं। केस क्या है? इन्होंने असत्यापित खबर चलाई। ये केस क्या पुलिस के दावे से अलग दावों की खबर की रिपोर्टिंग राजद्रोह है? फिर तो नवरीत के दादा हरदीप सिंह पर भी राजद्रोह लगा देना चाहिए, जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है कि उनके पोते की मौत की जांच एसआईटी से हो। पुलिस कहती है कि नवरीत की मौत गोली लगने से नहीं हुई। नवरीत के दादा हरदीप सिंह डिबडिबा कहते हैं कि गोली लगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। 26 फरवरी को सुनवाई है। राजद्रोह के मामलों का भी हाल देख लीजिए। गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि 2019 में राजद्रोह के 96 मामले दर्ज हुए। इसमें से सिर्फ 2 को सजा हुई, 29 बरी हो गए। केवल 40 मामलों में पुलिस उस साल चार्जशीट दायर कर पाई। इसी तरह बेंगलुरु की अमूल्या लियोना को जमानत मिलने में 4 महीने लग गए। अमूल्या पर भी राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। 90 दिनों के भीतर बेंगलुरु पुलिस चार्जशीट तक दायर नहीं कर पाई। यह है हमारी जांच एजेंसियों का ट्रैक रिकॉर्ड। ऐसे ही मामलों में विचाराधीन कैदियों की रिहाई की मांग की जाती है। लोकसभा में मंगलवार को प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी की सफाई में एक नई अवधारणा पेश कर दी, पवित्र और अपवित्र की। माननीय अध्यक्ष जी, किसान आंदोलन की पवित्रता, और मैं बहुत जिम्मेवारी के शब्द प्रयोग करता हूं, मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं, तब क्या होता है? कोई मुझे बताए। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? किसी आंदोलन को पवित्र और अपवित्र में बांटना भाषा के लिहाज से ठीक नहीं है। आंदोलन के वक्त विचारों को तार्किकता के आधार पर परखा जाना चाहिए, न कि पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर। वैसे भी डॉक्टर अंबेडकर के विचार से देखें तो किसी जनसमूह या उसके विचारों को पवित्र या अपवित्र कहना संवैधानिक रूप से उचित नहीं होगा, शायद मानवीय रूप से भी नहीं। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। प्रधानमंत्री आंदोलन के एक हिस्से को अपवित्र बताने के लिए उसी आंदोलन के दूसरे हिस्से को पवित्र भी बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें आंदोलन जीवी पर सफाई देनी थी। राज्यसभा में किसी भी आंदोलन में चले जाने वालों को आंदोलन जीवी कहा तो आलोचना हुई। लोकसभा में उसकी सफाई में आंदोलन जीवी का मतलब हिंसा करने वालों से जोड़ दिया और उन्हें अपवित्र बता गए। फिर भी अगर प्रधानमंत्री को एक हिस्सा पवित्र लगता है तो फिर उनकी मांगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। यह तो नहीं हो सकता कि आंदोलन पवित्र हो और उसकी मांगें नाजायज। इसलिए शब्दों का इस्तेमाल, खासकर संसद में किए जाने वाले शब्दों का गहरा महत्व होता है। प्रधानमंत्री को बताने की जरूरत नहीं है विचाराधीन कैदी और सजा याफ्ता कैदी में क्या फर्क होता है। अगर जेल में डाल देने से कोई दंगाबाज हो जाता है तो किसी पर अवैध एनएसए लगाने वाला अधिकारी या प्रशासन या सरकार, उसे क्या कहा जाए, वो क्या हो जाता है, शायद प्रधानमंत्री अगले भाषण में बता सके। किसान आंदोलन में अलग अलग धाराओं में बंद विचाराधीन कैदियों की रिहाई की मांग हुई थी। किसान नेताओं ने कहा था कि जिस किसी को भी गलत तरीके से फंसाकर जेल भेजा गया है, हम उनकी रिहाई की मांग करते हैं। क्या यह मांग अपवित्र हो सकता है? किसी को गलत तरीके से फंसाया गया हो, उसकी रिहाई की मांग तो पवित्र कार्य है। अगर आप प्रधानमंत्री के शब्दों से ही देखें तो
वैसे पवित्र और अपवित्र के रूप में नहीं देखना चाहिए। पंजाब से आई महिला किसानों ने इनकी तस्वीरों को पोस्टर बना हाथों में उठा लिया था। वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, शर्जिल इमाम, उमर खालिद, गौतम नवलखा, सुरेंद्र गाडलिंग, खालिद सैफी, स्टैन स्वामी, गौतम गिलानी, नताशा नरवाल, देवांगना कालिता। नताशा नरवाल के पिता महावीर नरवाल को भी किसानों ने मंच पर बुलाया था। इनमें से एक साईं बाबा को छोड़कर सभी विचाराधीन कैदी हैं। कईयों के मामले में ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है। विचाराधीन कैदी को प्रधानमंत्री ने दंगाबाज कह दिया, ठीक है। नताशा नरवाल, देवांगना कालिता, गुलफिशा जैसी लड़कियों पर दंगों की साजिश के आरोप हैं। उमर खालिद पर भी अभी फैसला नहीं आया है, ट्रायल की भी शुरुआत नहीं हुई है। पिछले साल की खबरों की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश 25 जुलाई 2019 को द हिंदू में छपी रिपोर्ट के हिसाब से यूपी सरकार ने आदेश जारी किया था कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में 22 केस वापस लिए जाएं। हमारे सहयोगी कमाल खान ने बताया कि सरकार ने पिछले साल मुकदमे वापस लेने के लिए मुजफ्फरनगर प्रशासन को कई पत्र लिखे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मुकदमा वापस नहीं हुआ है। 24 दिसंबर 2020 को इंडियन एक्सप्रेस में खबर है कि योगी सरकार ने कोर्ट में याचिका दायर की है कि मुजफ्फरनगर दंगों में जिन बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगे हैं उनसे मुकदमा वापस लिया जाए। यह बात मुजफ्फरनगर के सरकारी काउंसिल राजीव शर्मा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताई थी। प्रधानमंत्री बताएं कि क्या यह सही है, जिन नेताओं से दंगों के मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, क्या उन्हें या उनकी पार्टी की सरकार को कोर्ट के फैसले पर यकीन नहीं है? एक तरफ दंगों के आरोपियों से मुकदमा वापस लिया जा रहा है, दूसरी तरफ दंगों के आरोपियों की रिहाई की मांग को अपवित्र बताया जा रहा है, उन्हें दंगाबाज कहा जा रहा है। अब हम आते हैं भीमा कोरेगांव केस पर। वॉशिंगटन पोस्ट की नेहा मसीह और जोइना स्लेटर की यह रिपोर्ट भीमा कोरेगांव में हुई उन गिरफ्तारियों पर गंभीर सवाल खड़े करती है, जिसमें 70-80 साल के बीमार लोगों को हिंसा और प्रधानमंत्री की हत्या के साजिश के आरोप में 2 साल से अधिक समय से जेल में बंद रखा गया है। स्टैन स्वामी, वरवरा राव, सुरेंद्र गाडलिंग, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबडे, शोमा सेन, महेश राउत, अरुण फेरेरा, सुधीर ढावले, रोना विल्सन, वर्नन गोंजाल्वेस, हैनी बाबू को जमानत नहीं मिली है। इस केस के बारे में सबूत कैसे जुटाए गए हैं, मामला कैसे बना है, इस पर नेहा मसीह की रिपोर्ट हैरान करने वाली है। हालांकि गिरफ्तारी के वक्त आनंद तेलतुंबडे और अन्य ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे। एनडीटीवी के श्रीनिवासन जैन ने इस पर ट्रुथ वर्सेस हाइप में चर्चा भी की। नेहा मसीह की रिपोर्ट ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर लाइव मिनट में भी छपी है। यह रिपोर्ट बताती है कि भीमा कोरेगांव और प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार रोना विल्सन के लैपटॉप में 2 साल से कोई सॉफ्टवेयर के जरिए निगरानी कर रहा था और उसी ने दस्तावेज प्लांट कर दिए। किसी के भी इनबॉक्स में ईमेल भेजते रहा जाए और जैसे ही आप उसे क्लिक करते हैं, होता है ना ऐसा, तो ईमेल भेजने वाला आपकी सारी जानकारियों को हड़प लेता है, आपको पता नहीं चलता है। रोना विल्सन के केस में यही होने का दावा किया गया है। उन पर शुरुआती आरोप लैपटॉप से मिले पत्रों के आधार पर ही लगाए गए थे। ऐसे ही एक पत्र में रोना की तरफ से लिखने का दावा किया गया कि वे माओवादी संगठन से प्रधानमंत्री की हत्या के लिए बंदूक और असलाह मांग रहे हैं। आर्सेनल नाम की एक संस्था ने अपनी जांच में पाया है कि इस पत्र के अलावा 9 अन्य पत्र विल्सन के कंप्यूटर के एक फोल्डर में चुपके से डाल दिए गए। कोई तीसरा रोना विल्सन की तरफ से संवाद करने लगा। रोना विल्सन को 13 जून 2016 को दोपहर 3 बजे से लेकर 6:18 के बीच वरवरा राव के ईमेल से कई ईमेल आते हैं। बार बार ईमेल में एक खास डॉक्यूमेंट के लिंक को खोलने का आग्रह किया जाता है। अंत में रोना विल्सन एक डॉक्यूमेंट का लिंक चटका देते हैं। रोना को पता ही नहीं चला कि उनके लैपटॉप पर वायरस का हमला हो चुका है। एक अज्ञात हमलावर जासूस बनकर लैपटॉप में घुस आया है और वे 22 महीनों तक उसकी निगरानी में रहते हैं। रोना विल्सन को खबर तक नहीं लगी और वे 6 जून 2018 को प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश में इस तरह के संगीन आरोप में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। आर्सेनल ने कहा है कि उसने ऐसे कई केस देखे, लेकिन यह अब तक का सबसे गंभीर मामला है। इन सबूतों की जांच में 300 घंटे से अधिक लगे। आर्सेनल ने यह नहीं बताया कि रोना विल्सन के लैपटॉप में किस व्यक्ति या संस्था ने दस्तावेज प्लांट किए,
लेकिन यह जरूर बताया कि रोना विल्सन के लैपटॉप में घुसपैठ करने वाले ने विल्सन के साथ इस केस में बंद अन्य आरोपियों के साथ भी ऐसा किया है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की नेहा मसीह ने लिखा है कि आर्सेनल की रिपोर्ट की 3 अलग अलग एक्सपर्ट से जांच कराने के बाद ही खबर प्रकाशित की गई है। इसमें 4 मुख्य चीजें हैं। पहली चीज, आर्सेनल ये कह रही है कि उनके मुताबिक रोना विल्सन के लैपटॉप पे मैलवेयर पाया गया है। मैलवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू कोई अटैकर किसी के कंप्यूटर या लैपटॉप को कंट्रोल भी कर सकता है और स्पाई भी कर सकता है। और ये कैसे हुआ, इसकी भी जानकारी उन्होंने दी है। 2016 में रोना विल्सन को एक ईमेल आया है वारावारा राव से, जो एक को अक्यूज्ड है, और उन्होंने कहा है एक डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए। उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के बाद से रोना विल्सन के कंप्यूटर पे मैलवेयर पाया गया। दूसरी चीज उन्होंने ये कही है कि 10 लेटर्स जो रोना विल्सन के कंप्यूटर से मिले हैं, वो लेटर्स इस मैलवेयर के थ्रू प्लांट किए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वही लेटर्स हैं जिनको पुलिस ने एक की एविडेंस बताया है और जो इन अक्यूज्ड को माओविस्ट ग्रुप के साथ जोड़ता है। एक इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है वो ये है जिसमें रोना विल्सन ने एक माओविस्ट कमांडर को लिखा है पुलिस के मुताबिक कि राजीव गांधी टाइप इंसिडेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट करने का प्रयास करना चाहिए। आर्सेनल ने कहा है कि ये लेटर भी प्लांटेड है। तीसरी चीज़ ये है कि रोना विल्सन के लैपटॉप पे जो कंप्यूटर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन है वो इन लेटर्स के वर्जन से अलग है। चौथी चीज़ ये है कि आर्सेनल कह रही है कि उनको कोई एविडेंस नहीं मिली है कि ये 10 लेटर्स रोना विल्सन के कंप्यूटर पे कभी खोले भी गए हैं। ये रिपोर्ट जो अटैकर है उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाई है, पर उन्होंने कहा है कि ये एक काफ़ी गंभीर केस है एविडेंस टैंपरिंग का। ऐसा हुआ है या नहीं, इसे लेकर 2 तरह के दावे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा किया जा सकता है इसे लेकर दूसरा दावा नहीं हो सकता। किया जा सकता है, आपके फोन या लैपटॉप में किसी लिंक के जरिए जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर को स्थापित किया जा सकता है। उसके बाद बहुत आसानी से फर्जी चिट्ठी या दस्तावेज डालकर बताया जा सकता है कि आतंक की साजिश हो रही है। रोना विल्सन के वकील सुदीप पसबोला का कहना है कि आर्सेनल की रिपोर्ट बताती है कि उनके मुवक्किल बेगुनाह हैं। It's really the incredible time span here, not only in terms of a computer being compromised. That's not unusual for a computer to be compromised over a long period of time. But to have incriminating documents that are dropped over time onto a computer by something like the NetWire remote access Trojan, that is unprecedented. It's not something, like I said, we've heard of before. आर्सेनल नाम की संस्था डिजिटल फोरेंसिक के क्षेत्र में काम करती है। रोना विल्सन के वकील ने आर्सेनल को फोरेंसिक जांच के लिए संपर्क किया कि पुणे पुलिस ने रोना से जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए हैं उनका विश्लेषण करे। आर्सेनल 20 साल से दुनिया की कई सरकारों, कंपनियों, सेनाओं को डिजिटल फोरेंसिक मामले में मदद करती आई है। इस संस्था के बनाए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल दुनिया भर में सेना और सुरक्षा एजेंसियां करती हैं। यह इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। रोना विल्सन से मिलता जुलता केस टर्की में भी हुआ था, जिसका पता आर्सेनल के एक्सपर्ट ने लगाया। 2011 के साल में टर्की में तख्ता पलट करने के प्रयास के मामले में कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। उन पर आतंकवादी साजिश रचने के आरोप लगाए गए। टर्की के खोजी पत्रकार बेरिस पहलवान को जेल हो गई। आर्सेनल ने जांच में पाया कि उनके कंप्यूटर में किसी ने चुपके से ऐसी फाइल डाल दी जिसमें आतंकवादी साजिश की योजनाओं का ब्यौरा था। आर्सेनल की जांच के बाद ही पत्रकार को रिहाई मिली। भीमा कोरेगांव केस में 16 लोग 2 साल से अधिक समय से बंद हैं। इस मामले में गिरफ्तार एक और आरोपी प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे ने भी अपने कंप्यूटर में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने वॉशिंगटन पोस्ट की खबर पर लंबी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय न्याय व्यवस्था का गुणगान से लेकर इस बात का उल्लेख है कि इन आरोपियों को किसी अदालत से जमानत भी नहीं मिली। एनआईए ने कहा है कि रोना विल्सन के घर जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त हुए उनकी पूरी सूची रखी गई और उन्हें सख्त निगरानी में रखा गया। पुणे की फोरेंसिक लैब से जांच करवाई गई। उनकी रिपोर्ट में यह बात सामने नहीं आई है कि रोना के लैपटॉप में 2 साल पहले से कोई निगरानी कर रहा था।
दस्तावेज प्लांट कर रहा था। इन सबूतों के अलावा अन्य साक्ष्य भी अदालत के सामने पेश किए गए हैं। आर्सेनल की रिपोर्ट को मुंबई की स्पेशल जज की अदालत में इसलिए लगाया गया है ताकि जांच को बदनाम किया जा सके, एनआईए का कहना है। एनआईए का दावा अपनी जगह है, लेकिन आर्सेनल की जांच को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने भीमा कोरेगांव केस और प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश के मामले में आरोपियों की तरफ से लड़ रहे वकील मिहिर देसाई से बात की। पहले से ही हमारे क्लाइंट्स जो है वो कह रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक नहीं है, गलत है। तो जब पुणे कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर किया था कि आपने जो कंप्यूटर सीज किया है उसकी ऑथेंटिक कॉपीज आप इनको दीजिए, एक्यूज को दीजिए, तो वो हमने ली। और फिर हमारे जो वकील है, डिफेंस टीम के जो वकील हैं, उन्होंने तय किया कि ये हम एक इंडिपेंडेंट लेबॉर्ट्री, जो कि रिनाउंड लेबॉर्ट्री हो, इंडिपेंडेंट हो, जिन्होंने ऐसे केसेस पे स्टडी किया हो, वैसी लेबॉर्ट्री को भेजें और उनसे जाने कि क्या इसमें सचमुच ये डॉक्यूमेंट्स थे, नहीं थे, कहाँ से आए, कब आए वगैरह। हमने उन्हें पहले बोला कि ये 10 डॉक्यूमेंट्स जो है खास करके वो देखिए और बताइए कि ये 10 डॉक्यूमेंट कब आए, कहाँ से आए। आर्सेनल का क्या कहना है वो रिपोर्ट आपको पढ़ना चाहिए। आर्सेनल का कहना है कि हमने कई सैकड़ों ऐसे इन्वेस्टिगेशन किए हैं, लेकिन इतनी हद तक जो कॉन्स्पिरेसी है किसी के कंप्यूटर को टेम्पर करने की, वो आज तक हमने देखी नहीं है। भीमा कोरेगांव केस मामले में 22 आरोपी हैं, 6 अभी भी फरार हैं, 16 जेल में बंद हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने जिन तथ्यों को उजागर किया है उससे पता चल रहा है कि क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री का लोकसभा में महज आरोपों के आधार पर बंद लोगों को आतंकवादी कह देना, दंगाबाज कह देना बता रहा है कि क्या होने वाला है और क्या हो चुका है। यह पंजाब के मालवा का जगरांव है। यहां आज पंजाब की पहली किसान महापंचायत हुई, जिसका आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया था। इस महापंचायत में महिलाओं की भी अच्छी तादाद देखी गई। जगरांव ग्रामीण इलाका माना जाता है। जगरांव का संबंध अमर शहीद लाला लाजपत राय से भी है। लाला लाजपत राय का जन्म जगरांव के गांव डूढीके में हुआ था और उनकी पढ़ाई जगरांव और मोगा में हुई। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों के खिलाफ जगरांव से ही कई संघर्ष शुरू किए। जगरांव मालवा की राजनीति का केंद्र भी है। इस समय यहां से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन यहां महापंचायत किसानों की बुलाई गई। साल 2014 था, मगर यही महीना फरवरी का था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकाली दल के साथ पंजाब में चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। इसी जगह से अपने भाषण में जगरांव को शहीद लाला लाजपत राय की धरती कहा था। आज अकाली और बीजेपी अलग हो चुके हैं। आज यहां उनके खिलाफ नारे लग रहे थे और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग हो रही थी। हमारे सहयोगी अर्शदीप ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब में अन्य जगहों पर भी महापंचायतें करेगा। इस महापंचायत से संयुक्त किसान मोर्चा यह संकेत देने का प्रयास करेगा कि पंजाब के सभी किसान संगठन एक हैं। जो मोदी है वो किसान के खिलाफ कानून उसमें लेकर आया है, खेती के खिलाफ, उनको रद्द कराने के लिए सभी औरतें और भाई इकट्ठे होकर एक मंच पर आ गए हैं। जो संयुक्त मोर्चा चल रहा है उस पर जो गड़बड़ी की बात हुई थी 26 को, वो भी अब साफ हो चुकी है। जो लोगों के हौसले हैं वो घटे नहीं है, बढ़े हैं और मजबूती के साथ वो जो है दिल्ली भी जा रहे हैं और अपने जो जिले हैं उनमें प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं ताकि जो मोदी पर जो और प्रेशर डाला जाए। किसानों की महापंचायतों का गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए। उनके भीतर क्या क्या बदल रहा है। कई किसान मानने लगे हैं कि गोदी मीडिया के असर में आकर वे घोर सांप्रदायिक हो चुके थे। वे एक समुदाय विशेष से नफरत करने लगे थे, भय खाने लगे थे। अब उन्हें समझ आ रहा है, उन्हें गलती का एहसास हो रहा है। धर्म के आधार पर बंटते ही उनकी किसानी की पहचान मिट्टी में मिला दी गई। अलग अलग दलों में बंटे किसान क्या इन महापंचायतों के जरिए एक हो पाएंगे? राजनीति में फिर से किसान हो पाएंगे? दो देशों के प्रमुखों के बीच होने वाली बातचीत को समझने के लिए दोनों देशों के बयान को देखना चाहिए, यहां वाला भी वहां वाला भी। कनाडा से किसान आंदोलन को लेकर समर्थन में कई आवाजें आईं।
सांसदों ने बोला, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी बोला। वहां के कई शहरों में रैलियां हुई। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने जब इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया तो उसमें हाल के प्रदर्शनों को लेकर हुई बातचीत का जिक्र नहीं था। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो बयान जारी हुआ उसमें लिखा था कि अन्य बातों के साथ साथ दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों, हाल के प्रदर्शनों और मसलों को बातचीत के जरिए सुलझाने के महत्व पर भी बातचीत की है। ट्रूडो किसानों के प्रदर्शन पर पहले भी बयान दे चुके थे, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे दोनों देशों के संबंधों पर विपरीत असर डालने वाला बताया था। सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम दो हमारे दो। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। पहले कानून का इंटेंट माननीय सदस्य आप आसन कि हमारे 2 मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज, फल और सब्जी को बेचने का अधिकार। दूसरा कानून का इंटेंट दूसरे मित्र की मदद करने का है। दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज, फल और सब्जी की मनोबली दी जा रही है। आज दूसरा मित्र 40% हिंदुस्तान का अनाज अपने साइलों में रखता है। हाँ, बजट पे बोलेंगे, बजट पे बोलेंगे। आप शांत हो जाइए प्लीज। किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है, आप उनका आदर कीजिए। सुशील बताना चाहते हैं कि कैसे हिमस्खलन के बाद ऋषि गंगा की बहाव की धारा रुक गई है और वहां एक झील बनने लगी है। यह भी किसी खतरे का अंदेशा तो नहीं है। ब्रेक के बाद सुशील बहुगुना इस पर बात करेंगे। वो ऋषि गंगा अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषि गंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है और उसमें यहाँ से मैं क्लियर देख सकता हूँ कि यहाँ से एक ब्लू कलर की लेक दिख रही है। तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफ़ी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा। नमस्कार। ऋषि गंगा नदी से जो तबाही 7 फरवरी को मची और जिसमें 2 पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गए, पहली बार उसकी ग्राउंड रिपोर्ट जिस जगह से इस तबाही की शुरुआत हुई एनडीटीवी इंडिया पर हम लेकर आ रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें उन जगहों की। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें ये जगह दरअसल है कहां। आपको पहली तस्वीर हम दिखाते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की, जहां कई बड़े पर्वत हैं, नंदा देवी, ब्रिकथूनी, त्रिशूल, नंदा घुंटी, दूनागिरी। यहां ऋषि गंगा नदी का जो आप नीली लकीर देख रहे हैं ऊपर की ओर, जहां ये लकीर खत्म हो रही है, वहीं से शुरुआत हुई इस पूरी त्रासदी की। अब आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से वो जो ग्लेशियर है, ये आप देख रहे हैं 6 फरवरी की तस्वीर में वो ग्लेशियर ठीक है, ये जगह रौंठी ग्लेशियर इसको बोलते हैं, उसके करीब है। ये रॉक फेस टूटा 8 फरवरी को, आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर सिर्फ और सिर्फ चट्टान दिखाई दे रही है। इसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, यही बात बहुत क्लियर तरीके से बताने के लिए। ये रौंठी पीक है, 6 फरवरी की ये तस्वीरें हैं और यहीं से ये पूरा का पूरा मलबा और जो बर्फ का पूरा टुकड़ा है वो नीचे गिरा है। अगली तस्वीर में और साफ होगा, ये 6 फरवरी की तस्वीर है। अगली तस्वीर में 8 फरवरी की साफ पता लग रहा है कि ये मलबा नीचे गिरा। हम आपको बताएंगे ये मलबा कहां गया। इसके बाद अगली तस्वीर आप देखिए, उसमें अब ये तस्वीर उस जगह की, जो मलबा गिरा है ये इस जगह पर आया है। रौंठी गाड़ जो आप देख रहे हैं, रौंठी पीक से जितना भी मलबा आया वो सारा यहां रौंठी गाड़ में आया और दूसरी तरफ से ऋषि गंगा आती है। ऋषि गंगा नदी और रौंठी गाड़ का ये संगम है। इस संगम पर रौंठी गाड़ से आए मलबे ने ऋषि गंगा को रोक दिया। आप देख सकते हैं अब भी ऋषि गंगा के आगे भारी मलबा है, नदी उसके पीछे रुकी हुई है, एक झील की शक्ल में इस वक्त है। और यही इस वक्त एक चिंता की बात है कि ऋषि गंगा नदी रुकी हुई है, उसका जरा भी पानी आगे नहीं आ रहा है, जो भी पानी है वो रौंठी गाड़ से आ रहा है। एक बार फिर अगली तस्वीर में हम आपको दिखाते हैं
ये तस्वीर जो है ऋषि गंगा पर आप देख सकते हैं, झील जिस जगह पर एरो है वहां एक बहुत हल्का सा हरा पानी आपको दिख रहा होगा, वहां पर ऋषि गंगा नदी रुकी हुई है। एक झील की शक्ल में वो पानी इकट्ठा वहां पर होता जा रहा है और उसके आगे आप देख सकते हैं बहुत भारी मात्रा में मलबा है। ये मलबा वही है जो ऊपर से गिरा था 5600 मीटर की हाइट से, जो पूरा बर्फ और उसके साथ में चट्टानें गिरी थी। वो जो मलबा साथ में आया उसने ऋषि गंगा नदी का पानी यहां पर इस तरह से रोक दिया। आप देख सकते हैं कितना बड़े पैमाने पर मलबा यहां अब भी जमा हुआ है। तो इसके अलावा एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वो तस्वीर है जिसमें साफ पता लग रहा है कि इस झील को यहां से कंट्रोल रिलीज करना जरूरी है। इस सब को यहां तक हमारे तक पहुंचाया डॉक्टर नरेश राणा ने, जो जियोलॉजिस्ट हैं डिपार्टमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी गढ़वाल विश्वविद्यालय में और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत एक प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। वो सबसे पहले इस इलाके में गए, उनकी रिपोर्ट देखिए स्पॉट से। अभी मैं यहाँ पे जो रौंठी स्ट्रीम है और जो ऋषि गंगा स्ट्रीम है उसके कॉन्फ्लुएंस के लगभग जस्ट ऊपर मैं यहाँ पे गांव वालों की हेल्प से यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो फ्लड आया है वो बेसिकली ये क्लियर होता है यहाँ से कि फ्लड जो है वो रौंठी स्ट्रीम से ही आया है। और जैसा कि अभी ये लोग मुझे हेल्प कर रहे थे दिखाने में कि ऊपर जो जहाँ से ये चंक कह रहे हैं कि कोई लैंडस्लाइड हुआ है, वो ऊपर वो चंक यहाँ से ये लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने इस एरिया को पहले देखा था। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं अभी कहना चाहता हूँ और जो बहुत सीरियस बात है वो ये है कि जो ये फ्लड आया था, उस फ्लड ने यहाँ पे एक टेम्परेरी डैमिंग की थी और उस टेम्परेरी डैमिंग की वजह से जो ये ऋषि गंगा है, जो मेन स्ट्रीम है, वो ऋषि गंगा अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषि गंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है। और उसमें यहाँ से मैं क्लियर देख सकता हूँ कि यहाँ से आप अगर उसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक ब्लू कलर की लेक दिख रही है। तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफ़ी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा और अभी क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है तो काफ़ी पीछे तक शायद गया होगा। मुझे इसके साइज़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि यहाँ से ये पूरी तरह से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से अभी ये जो ऋषि गंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है और इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। तो इसको जो रेस्क्यू काम नीचे हो रहा है वो रेस्क्यू काम इससे प्रभावित भी हो सकता है और जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनको इससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि ये जो सूचना है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे और वो लोग यहाँ का एक इमीडिएट हेली सर्वे करें ताकि इस लेक का जो साइज़ है वो साइज़ वो करेक्ट साइज़ जो है इस लेक का वो निर्धारित करने की कोशिश करें, वो देखने की कोशिश करें कि कितनी बड़ी ये लेक है। कल हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी बहुत देर हो चुकी है, कल हम कोशिश करेंगे कि हम इस रास्ते थोड़ा और आगे जाके उस लेक को फिजिकली देखने की कोशिश करेंगे कि वो कितनी बड़ी लेक है, ताकि उसके साइज़ के बारे में और उसका जो डिजास्टर उससे क्रिएट हो सकता है उसके बारे में हमें थोड़ा कुछ आइडिया हो सके। तो ये आपने मौके से ग्राउंड रिपोर्ट देखी जिस जगह पर ऋषि गंगा नदी और रौंठी गाड़ का संगम है। ये दोनों नदियां यहां मिलती थी और आगे बढ़ती थी। यहीं पर रौंठी गाड़ ने ये ऋषि गंगा का पानी अब रोक दिया।